Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid, and in this channel we are going to discuss about the cholinergic agonist. So in the previous lecture we have discussed that what are the types of cholinergic receptors, and we have discussed in the previous lecture that how the acetylcholine is going to be produced. Now in this lecture we are going to see what are the cholinergic agonists. So cholinergic agonists are actually, these are the agents when they bind with the cholinergic receptors, they are increasing their stimulation or their response. Okay, so there are the two types of cholinergic agonist. First is the direct acting and second is the indirect acting agonist. So direct acting, direct acting, and second thing is indirect acting cholinergic agonist. So first is the direct acting. So the direct acting cholinergic agonists are of two natures, or can be divided into the two further parts. So first and the second. So on the base of their nature, that what type of nature of drug it is. So the first nature is the ester nature, कि उन ड्रग्स के अंदर कोई ईस्टर पार्ट है या कोई ईस्टर स्ट्रक्चर है, ईस्टर ग्रुप है। दूसरा अल्कोलाइड नेचर है, ठीक है। इन दो नेचर्स के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। अब मैं बताती हूँ कि ईस्टर्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और अल्कोलाइड के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो अगर आपने ईस्टर नेचर वाली ड्रग्स को याद रखना है तो वो 4 हैं और उनको आप याद रखेंगे ए, बी, सी और एम से, ठीक है। और अल्कोलाइड को आप याद रखेंगे एन, पी से। ज़्यादातर तो ऐसे पी आता है, बट आप एन पी याद रख लेंगे। सो ईस्टर में सबसे पहले ए से आपका बनता है एसिटाइलिनकोलिन, ठीक है, जो पहले भी हम पढ़ के आए हैं। लेकिन ये एसिटाइलिनकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये आपकी ड्रग है, ठीक है। एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलिनकोलिन था, अब यहाँ पर हम ड्रग के बारे में बात करेंगे। बी से एक ड्रग बनती है जिसको हम कहते हैं बैथनिकोल, सी से कार्बाकोल और एम से हमारे पास मेथाकोलिन बनती है, ठीक है। अब अभी मैं इन सब के स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, मैं बाद में आपको ये सब एक एक करके पढ़ाना है, इसलिए मैं नहीं लिख रही, ठीक है। अगर आप अल्कोलाइड की ड्रग्स की बात करते हैं तो एन से हमारे पास निकोटीन ड्रग बनती है और पी से पाइलोकार्पिन बनता है, ठीक है। अब इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम ये डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं इनको आज कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने एसिटाइलिनकोलिन जो एक ड्रग है हमने उसको डिस्कस करेंगे और उसको देखते हैं कि वो किस नेचर की है और क्या चीज़ है, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पर जो एसिटाइलिनकोलिन है ये एक ड्रग है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। आपने इसको बिल्कुल भी न्यूरोट्रांसमीटर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अपने जहन में नहीं लाना है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एसिटाइलिनकोलिन को पूरा नहीं लिख रही, ACHE मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एसिटाइलिनकोलिन को इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, एसिटाइलिनकोलिन आपके पास क्वाटर्नरी अमाइन है, ठीक है, क्वाटर्नरी अमोनिया है। मैं अगर आपको एसिटाइलिनकोलिन की स्ट्रक्चर भी बना के यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप इसका अटैच होता है CH3, यहाँ पर इसा C डबल बॉन्ड O, फिर 2 और मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं CH2, साथ यहाँ पर एक क्वाटर्नरी अमोनिया बना होता है। ये क्वाटर्नरी क्यों है? क्योंकि इसके साथ 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ये मैं 4 बॉन्ड्स यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि मैं आपको दिखाऊं कि वो क्यों एसिटाइलिनकोलिन को क्वाटर्नरी अमोनिया कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं और ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। इस ग्रुप की वजह से ही इसको क्वाटर्नरी अमोनिया कहते हैं। दूसरा मैंने आपको कहा था कि ये ईस्टर नेचर की है, एसिटाइलिनकोलिन को मैंने ईस्टर नेचर में लिखा था। ईस्टर नेचर इसका इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ईस्टर ग्रुप ईस्टर नेचर की कहते हैं। और क्वाटर्नरी नाइट्रो अमोनिया किस लिए कहते हैं, मैंने उसका स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दिया कि इसलिए कहते हैं। अच्छा, ये 2 तरह के ना अमोनिया होते हैं, मैं पहले उन चीज़ों को फर्स्ट ही आपको दिखा देती हूँ। एक होता है टर्शरी, एक क्या होता है टर्शरी अमोनिया, ठीक है। लेकिन हमने एसिटाइलिनकोलिन की बात की है कि वो क्वाटर्नरी अमोनिया है, और दूसरा होता है क्वाटर्नरी NARY, ठीक है। अमोनिया में दोबारा नहीं लिख रही, वही चीज़ आ जाती है।
इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एसिटाइलिन कोलिन को हमने कहा कि वो क्वाटरनरी अमोनिया है। जो टर्शियरी अमोनिया भी एसिटाइलिन कोलिन होती है, बट जहाँ पर भी टर्शियरी अमोनिया होगा वो नॉन पोलर होगा। एनपी से क्या मुराद है कि वो नॉन पोलर है, और जो भी चीज़ नॉन पोलर होती है उसका क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जिस चीज़ के ऊपर चार्ज नहीं होता वो लिपोफिलिक होती है, मीन्स कि वो किसी भी मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाती है, तो ये क्या होगा, लिपोफिलिक होगी। और लिपोफिलिक होने की वजह से ये इजीली क्रॉस कर जाती है आपके बीबीबी को। बीबीबी क्या है आपका, जो आ जाता है हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी आपके ब्रेन को भी ये क्रॉस कर जाती है, क्योंकि ये लिपोफिलिक है, लिपिड लविंग है, और सारी आपकी मेम्ब्रेन्स लिपिड की बनी हुई होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना क्वाटरनरी अमोनिया का, तो ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। क्वाटरनरी अमोनिया पोलर नेचर की होती है, मीन्स इसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सो आपको पता है कि एक चार्ज पार्टिकल का मेम्ब्रेन से क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो इसलिए ये पोलर नेचर की है। दूसरी बात यह है कि लिपोफिलिक ये बिल्कुल भी नहीं होगी, मेम्ब्रेन से ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकेगी, और इसी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर से ये नहीं पास कर सकी, यानी यहाँ क्या है कि आपका एसिटाइलिन कोलिन क्योंकि क्वाटरनरी अमोनिया है, सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरफ जा ही नहीं सकेगी। यानी अगर एसिटाइलिन कोलिन का हम इफ़ेक्ट चाहते हैं कि वो आपकी ब्रेन पे अफेक्ट करे, तो ये ब्रेन पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्लड के जो ब्रेन में एंटर होने के लिए जो बैरियर होता है उसको ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये ब्रेन में कैसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट ना, अब आपको इसके एक्शन बताने से पहले कि कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्ट करता है, मैं इसके बारे में ये बताती हूँ कि हम इसको ज़्यादा क्यों यूज़ नहीं करते हैं। आपकी बुक में यही लिखा गया है कि इसको हम मोस्टली यूज़ नहीं करते, क्लिनिकली ये यूज़ नहीं होती है। इसके कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि एसिटाइलिन कोलिन के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्यों हम इसे क्लिनिकली यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसके दो हैं। एक तो ये है कि इसका मल्टीप्लिसिटी है एक्शन में, यानी डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट ये देता है, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट मैं लिखती हूँ। सो इसको हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या-क्या आ जाते हैं। सो इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि एक तो ये बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ किस्म का जो है ना वो इफ़ेक्ट देता है। डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट्स हैं इसके, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड थिंग उन्होंने ये कही है कि ये हमारे पास क्या है, ईज़िली डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ईज़िली डिग्रेड हो जाती है, और डिग्रेड किससे होगा, आप लोगों को आना चाहिए कि डिग्रेड की आप स्पेलिंग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। इजीली डिग्रेड हो जाती है आपके पास एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेसिस से। एसिटाइलिन कोलिन एस्ट्रेसिस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको एसिटाइलिन कोलिन की सिंथेसिस को पढ़ाया था, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई इसके साइड इफ़ेक्ट की। अब मैं बताती हूँ कि डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट क्यों इन्होंने कहा है, ईज़िली डिग्रेड हो जाती है, ये तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से होती है। डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा गया है, मैं अब आपको उस चीज़ का बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी अगर आप बात करते हैं मस्करैनिक रिसेप्टर की, सो मस्करैनिक रिसेप्टर्स और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में दो रिसेप्टर्स आते थे ना, एक मस्करैनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर आता था। मस्करैनिक रिसेप्टर्स के आगे मैंने फर्दर टाइप्स बताई थी, और वो कहाँ कहाँ थी, जाहिर बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर थी, वो आपकी मसल्स, स्मूथ मसल्स के लेयर्स के अंदर थी। इसके अलावा आपके ग्लैंड्स के अंदर, सब चीज़ों के अंदर ये मस्करैनिक रिसेप्टर थे। अगर निकोटिनिक रिसेप्टर की पोजीशन की बात करें तो आप सब लोगों को पता है ये कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट थे, गैंग्लिया की स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा। दूसरा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके प्रेजेंट है। दूसरा ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस था, और न्यूरो जंक्शंस जो हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट था। अब आप देख सकते हैं कि जब आप एक पेशेंट को एसिटाइलिन कोलिन दे रहे हैं, और आप सब लोगों को पता है कि एसिटाइलिन कोलिन ने मस्करैनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करना है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड करना है। यानी आपका जो एसिटाइलिन कोलिन की ड्रग है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जाके मस्करैनिक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, वो मसल में भी जाके बाइंड करेगा, वो ग्लैंड्स पे भी, वो गैंग्लिया पे भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी, इधर भी। तो मतलब इतने बॉडी के हिस्सों में
हर जगह ये एसिटाइलकोलाइन बाइंड कर रहा है, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाता है, इतना बड़ा रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपकी बॉडी उसको सर्वाइव नहीं कर पाती, आपकी बॉडी उसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ आ जाती है कि इस डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट का मतलब असल में ये था कि क्योंकि ये बहुत मतलब हर जहाँ-जहाँ भी मस्करानिक और निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेज़ेंट होंगे, ये जाके उन सब से साथ बाइंड कर जाएगी और बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आता है जिसको आपकी बॉडी बेयर नहीं कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि एसिटाइलकोलाइन के इफ़ेक्ट्स कहाँ-कहाँ हैं। आखिर ये इफ़ेक्ट किस-किस जगह पे करती है और करती क्या इफ़ेक्ट है। सबसे पहले आप लोगों ने जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको याद है कि पैरासिम्पैथेटिक जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के केस में होते हैं तो आप लोग सब लोगों को पता है कि हमारा हार्ट रेट उस वक़्त लो होता है, कार्डियक आउटपुट हमारी लो होती है, हमारा बीपी कम होता है, हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हैं, हमारे प्यूपिल जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट किए हुए होते हैं, हमारे यूरिनेशन हो सकती है हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस की, तो वो हमारी बड़ी होती हैं क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट का केस होता है। सो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट हमारे पास हार्ट और उसके कार्डियक आउटपुट के ऊपर बताया हुआ है। तो जिस तरह यहाँ पर वीगल स्टिमुलेशन होती है, आप सब लोगों को पता है, जिसकी वज़ह से आपका ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या है कि आपका हार्ट रेट कम होता है, आपकी कार्डियक आउटपुट कम है, आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, वो कम हुई हुई होती है, ठीक है? जबकि सिम्पैथेटिक में क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर सारा पैरासिम्पैथेटिक होगा। दूसरा बात क्या आ जाती है कि आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर इनका इफ़ेक्ट है। ब्लड वेसल्स को ये वेज़ोडाइलेट कर देती हैं। वैसोडाइलेशन होगी तो आपका जो बीपी होगा वो कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। और ये किस तरह से हो रहा है, जैसे मैंने आपको मैंने आपको एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था और उधर मैंने आपको कुछ जो है ना रिसेप्टर्स पढ़ाए थे। तो मैंने कहा था कि हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर वहाँ पर 2 टाइप के रिसेप्टर हैं, एक अल्फ़ा 1 था और एक बीटा 2 था। अल्फ़ा 1 ब्लड वेसल में वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था और बीपी को बढ़ा रहा था, ठीक है? वहाँ पर बीपी बढ़ रहा था और वैसो बीपी बी बीटा 2 जो रिसेप्टर थे वो वैसोडाइलेशन कर रहे थे और बीपी को कम कर रहे थे। ये मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं सुना है तो आप जाके अभी से वो लेक्चर अटेंड करें, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन-सा रिसेप्टर इसके ऊपर एक्ट करेगा।